हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें हम लोग समझेंगे कि पहले जो पैटर्न था, पहले 80 मार्क्स का होता था, लेकिन अब पैटर्न क्या हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैथ में 90 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी जो 60 नंबर, इसको मैंने ऑलरेडी सीरीज में मैंने बता के रखा है, पहला सीरीज से लेके, है ना, उसमें बता के रखा कि 60 नंबर का सिलेबस। अभी हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या होगा, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इसमें हम लोग थ्योरी के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले सिलेबस हम लोग समझेंगे कि जो 30 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 1 मार्क्स का होगा, उसमें से 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब 4 क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा और 10 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, है ना। इसमें 2 ऑप्शन होगा। तो काफ़ी आसान है चीज़ें, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कत करेगा। 30 में से 25 क्वेश्चन आपसे बन जाए, कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चन का पैटर्न देखिए और कुछ क्वेश्चन को देखिए, है ना। इसमें थ्योरी के साथ भी समझेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का 5-6 लेक्चर आएगा। अभी तो पार्ट 1 है ना। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से करीबन मैं 300-400 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिखता होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में 140 का आवाज गुणनखंडों के गुणनफल ना। तो ध्यान दीजिए 144। तो 144 का आवाज गुणनखंडन क्या होता है, 144 ना, ये 2 से जाएगा तो कितना जाएगा 17 बार में, फिर 2 से जाएगा 35 बार में और फिर 5 से जाएगा 7 बार में, है ना। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब इधर जो संख्या हम लोग ले रहे हैं ना, वो आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, मतलब अभाज्य संख्या को ही लेना है। ऐसा नहीं कि 4 है तो ले लिए, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसी को हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ध्यान देना, इसका आंसर या तो ये भी होगा या फिर ये होगा, दोनों आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो जो स्टूडेंट बी पे लगा दिए हैं ना, वो सिर्फ बी नहीं, इसमें सी भी आंसर होगा। तो बी और सी दोनों आंसर होगा इसका। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो ध्यान देना, ये चीज़ें इस तरह करके इस तरह करा हुआ है, एक बार इस तरह और है। तो ध्यान देना, इसका क्या शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग। तो x एक्सिस को, ये जो कर्व है कितने टाइम्स काट रहा है, कितने जगह टच कर रहा है, जितने जगह टच करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, टोटल शून्य हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को समझते हैं। ध्यान देना, बुक में तो द्विघात समीकरण हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई बहुपद इस फॉर्म में है, इतना बराबर अगर 0 है, तो द्विघात समीकरण होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन इस तरह मिलेगा, कभी क्वेश्चन इस तरह मिलेगा। तो यहाँ देखो bx तो नहीं दिख रहा है ना कहीं, और यहाँ भी आपको bx प्लस सी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी द्विघात है और ये भी द्विघात है। तो द्विघात का डिफिनेशन अभी ध्यान दीजिए कैसे हम लोग जानेंगे। तो द्विघात का डिफिनेशन 2 तरीका से। चर मतलब वेरिएबल कितना होना चाहिए, वेरिएबल 1 होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब यहाँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ एक्स के जगह अगर वाई कर देंगे ना
तो ये द्विघात होगा नहीं। तो वेरिएबल एक होना चाहिए। और ऑर्डर क्या होता है समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन पर जो हाईएस्ट पावर है, मतलब कोई चर पर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात होगा, नहीं तो द्विघात नहीं होगा। अगर 3 होता है तो हम लोग त्रिघात बोलते हैं, 1 होता है तो रेखिक बोलते हैं, है ना। लेकिन अभी आपका सिलेबस में द्विघात ही पढ़ना है, तो द्विघात का डिफिनेशन वेरिएबल 1 होना चाहिए और ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल 1 है और उस पर ऑर्डर भी कितना है, 2 है, तो ये द्विघात है। तो द्विघात का डिफिनेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो फंसेंगे, इसको अकॉर्डिंग नहीं करना। मतलब अगर आपको कहीं भी x, अगर ध्यान दीजिए, ये x² प्लस वाई बराबर 0 दे देंगे तो ये द्विघात है क्या, तो ये द्विघात नहीं है। रीजन बताते हैं, क्योंकि इसमें चर के गो है, 2 गो है। देखो एक x है और एक y है ना, एक x है और एक y है। जबकि हम द्विघात समीकरण में बताएं कि चर कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब या तो y² बराबर 0 या फिर x² बराबर 0 या कि कुछ बराबर 0, मतलब वेरिएबल 1 होना चाहिए। और पावर वेरिएबल पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन इस तरह भी ले लेते हैं हम, x प्लस x² माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ वेरिएबल कितना है, चर के गो है, एक गो है। अरे x और यहाँ भी x है ना, एक ही गिनाता है, ऐसा नहीं कि ये एक ये आपका चर कितना हो गया, 1 हो गया। और इस पर हाईएस्ट पावर, इस बहुपद पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो ऑर्डर भी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। यही 2 चीज़ देखते हैं और द्विघात का पहचान करते हैं। और इसी तरह से अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन वाइज काम करेंगे। ये अगर समझ में आ गया होगा तो ऑप्शन वाइज काम करेंगे हम लोग, है ना। और इसके बाद ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रहेगा आपका, एक एग्जाम बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा कि इनमें से कौन द्विघात है और कौन द्विघात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab और ये 2x माइनस 6, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 ना। तो ये और ये कट गया तो x² क्या हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0 ना। और हम क्या बोले कि एक चर और चर पर पावर 2, तो ये द्विघात होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन में पहले वाला को सॉल्व करें, हमको पता चल गया कि ये द्विघात है, तो 1 नंबर पे मार दें, बाकी बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो पकड़ा गया ना कि पहले वाला ही द्विघात है। अगर ऑप्शन में रहता कि इनमें से सभी, तो तीनों को निकाल के देख लेना कि तीनों है या फिर नहीं है। कभी कभी रहेगा ए और बी में 2 इक्वेशन दे देगा और सी में दे देगा कि ए और बी दोनों, और लास्ट में दे देगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों निकाल के चेक कर लेना। यहाँ 4 जब है तो 1 निकाल के हम लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है जी। इस तरह का भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है साइन 47 डिग्री बाय कॉस 43 डिग्री। सिंपल सा चीज़ें है ना। आगे जाके जब 11 जाओगे तो चीज़ें समझ में आएगी कि साइन कॉस मतलब इसका एंगल का योग अगर 90 डिग्री है ना, तब ये चीज़ें लाइज होता है। क्या लाइज होता है अभी बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले एक फंडा, अगर एक नंबर के लिए आता है और 2 संख्या अगर बट्टा में दिखे ना, ये आंसर आंख मूंद के 1 मारना। और यही चीज़ अगर घट्टा में रहता ना, सब्सट्रैक्शन में, तो ये इसका आंसर 0 मारना। मतलब बट्टा में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0। अब स्टूडेंट का दिमाग में आता होगा कि सर अगर एग्जाम में प्लस दे देगा तब। अरे बाबू प्लस नहीं देगा, क्योंकि फार्मूला में सेट होता नहीं है, प्लस बिल्कुल नहीं देगा। अगर यहाँ प्लस दे दे ना तो फिर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन 11 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, 47 डिग्री का वैल्यू निकालने में हालत खराब, है ना। तो ये एकदम बिल्कुल नहीं देगा। आपका तो सिलेबस एकदम छोटा सा है और सेट है, इसी पैटर्न में पूछेगा। ऐसा दिमाग नहीं कि अगर यहाँ प्लस दे दे, नहीं। हाँ, यहाँ 47 डिग्री के जगह अगर कुछ और दे देते, 53 डिग्री दे देता और उधर 27 डिग्री दे देता,
है ना, तब फिर भी टेंशन नहीं, माइनस देखना, जीरो मारना, बटा में देखना 1 मारना। इसके पीछे रीजन क्या है बता देते हैं। जैसे साइन 47 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री लिख सकते हैं कि ना, अरे से 47 को 90 माइनस 43 लिखेंगे क्योंकि सेम चीज़ है ना। और नीचे में जो है रहने दीजिए, और ऊपर में देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह है 43, तो कॉस 43 और कॉस 43 ये कट के कितना 1। तो जब भी बटा में रहेगा आंसर 1 मानना, और जब सब्सट्रैक्शन में रहेगा ध्यान देना, फिर साइन 47 को साइन 90 डिग्री माइनस 43 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा कॉस 43 माइनस कॉस 43, ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा यूनिक चीज़ें को याद रखना, बट्टा में रहेगा 1 दाग देना और माइनस में रहेगा तो 0 लगा देना। क्लियर, तमाम हो जाएगा इसका काम, है ना। काफ़ी जल्दी काम करना है, जो क्वेश्चन थोड़ा रहेगा उसको बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान, 5 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वंतर निकाली, और डी बराबर आपको पता है ये 2 माइनस ये 1 होता है, इसमें ये 2 कितना है √8 और ये 1 है। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए, बहुत स्टूडेंट इसको सब्सट्रैक्ट करता है और लिखता है √6, कितना लिखता है √6 लिखता है। और आपको यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है √6, बोर्ड एग्जाम में रहेगा ना उसमें √6 भी होगा, आप बहुत स्टूडेंट √6 मार देगा, बिल्कुल गलत होगा बाबू। ये अपरिमेय संख्या का सब्सट्रैक्शन क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सेम अगर तरह का रहे ना तबे सब्सट्रैक्ट होगा, नहीं तो सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसको सेम बनाते हैं। अच्छा, इसको √8 को 2 × 2 × 2 लिखे, इसको √2 लिखे, यहाँ से पेयर है तो 2 बाहर कर दिए। अब घटा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 में 1 जाएगा कितना 1, और √2 लगा देंगे तो 1 √2 को रूट बराबर 1 का क्या मल्टीपल में वैलिड रहता है यार, इसको √2 कर देंगे। और ऑप्शन देखिए बिल्कुल ये नंबर आंसर दिखता होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त है जिसका वृत्त में तो हम लोग अधिकतर त्रिज्या ले लेते हैं ना, वृत्त है तो त्रिज्या है, ठीक है। तो इसका परिधि पूछा है, आपको पता है 2πr होता है, लेकिन बोला है d जब होगा तब इसका परिधि क्या होता है, जब r होता है तो ये वाला, जब d होता है तो परिधि क्या होगा। तो ध्यान देना, इसी को पाई इंटू 2r लिख सकते हैं, और 2r बराबर क्या होता है 2r बराबर d होता है, तो पाई d आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा r बराबर d/2, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना कर देंगे तो 2r ना, तो जहाँ 2r है वहाँ d बिठा दीजिए। इसका मतलब आपको याद भी होना चाहिए कि एक सर्कल को रेडियस के रूप में इसका पेरीमीटर 2πr होता है, और डायमीटर के रूप में इसका डायमीटर πd होता है। क्लियर ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, है ना। तो इसी तरह से हम लोग को सोचना है, और कुछ चीज़ों को जानकारी रखना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें 9 से भी उठा ले रहा है, तो चीज़ों को हमेशा क्लियर करके रखेंगे। अभी 4-5 सीरीज में हम लोग देखेंगे ना चीज़ें, 5-6 पार्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का हम, और करीबन 5-6 पार्ट में 150-200-300 तक क्वेश्चन हम बताएंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। एक पूरा बुक का ही सोच रहे हैं कि पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव खुद बनाएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो अभी मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती। अरे यार, एक वृत्त है, वृत्त पर मान लीजिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा, ये समझना। अगर वृत्त को एक पॉइंट पे अगर कोई रेखा काट रहा है ना, तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। अगर वृत्त को 2 जगह काट रहा है उसको छेदक या प्रतिछेदक रेखा। तो इस तरह इस पॉइंट पे काटा, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, इस तरह करोड़ों अरबों खरबों पॉइंट रहता है जिसको नहीं गिन सकते। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, जिसका मन उधर से खींच सकते हैं। इसका मतलब स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखना। 8 नंबर क्वेश्चन है 8, 9, 25 का एलसीएम बोला है ना। तो एलसीएम यार आता होगा आप लोग को। एलसीएम क्या करते हैं,
8 का फैक्टर करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का करिए, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना तो क्या होगा, तो एलसीएम पढ़ा के रखें, कॉमन प्लस रेस्ट, तो इसमें कुछ कॉमन है ये नहीं है, रेस्ट मतलब सबको मल्टीपल कर देना, इसको मल्टीपल मतलब इसका टोटल वैल्यू 8 लिख दें, इसका टोटल वैल्यू 9 लिख दें, इसका टोटल वैल्यू 25 लिख दें, इसको गुना कर देंगे ना तो 1800 आएगा। गुना कैसे करें, 25 को 8 से गुना करेंगे 200, 200 को 9 से गुना करेंगे 1800, बिल्कुल है चीज़ें। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा दिया है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 2, ये दिया है। तो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा है ना, तो इसमें x² की जगह कहाँ गया x, ये x² रख दीजिए, माइनस इसके जगह -3 रख दीजिए, यहाँ x होता है, ये x कर दीजिए, प्लस 2 होता है, ध्यान दीजिए, x² माइनस माइनस प्लस 3 x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, और ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस x प्लस 1, इसका मूल्य निकालने बोले। इसमें क्या निकालने दिया, शून्यकों का योग, इसका शून्यकों का योग। तो ध्यान देना, कोई भी द्विघात बहुपद है, इसका शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए x² है ना, तो इसका 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा, तो इसका योग, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/ये। अगर गुणनफल पूछता ना तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है c/ये डायरेक्ट। इसमें से ये BC कौन है, तो पहला वाला ये, इसका कोएफिशिएंट B और इसका कोएफिशिएंट C। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना, तो -b कितना है, -1 है, और ये कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा इसका सही, है ना। ये चीज़ों अगर गुणनफल, अब देखिए अभी तो यहाँ योग पूछा है ना, हो सके दूसरा क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि इसका गुना क्या होगा, है ना, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो c/ये, c है 1 और ये है 1, 1/1 इक्वल टू 1। क्लियर ना, ये चीज़ें हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के बराबर 0 हैं के मूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे और इसका कुछ थ्योरी भी बताएंगे। ये है, और पूछा इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा या वास्तविक भिन्न होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा या फिर वास्तविक और समान होगा। तो ध्यान देना बाबू, इसमें d बराबर निकाल लेना, d बराबर निकाल लेना। और एक चीज ध्यान देना, अगर d बराबर 0 है और d का वैल्यू अगर प्लस में, मतलब क्या 1 से ज़्यादा बड़ा अगर प्लस में आए तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन अगर बराबर रहे ना तो बराबर होगा, 0 रहे तो मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव प्लस में आए ना तो वास्तविक तो होगा और भिन्न होगा। और अगर d का वैल्यू माइनस में आए ना तो वास्तविक तो होगा ही नहीं, वास्तविक नहीं होगा। ये चीजें हैं। अब d क्या होता है, d विवेकतर होता है, सबको पता है, b² माइनस 4ac। क्लियर ना। तो यहाँ b के जगह पर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर
-4 इंटू ये के जगह पर 2 है और सी के जगह पर 4 है, तो हो जाएगा 1 माइनस 16 दूनी 32 आएगा -31। मतलब डी का वैल्यू माइनस में आ गया ना, और डी का जब वैल्यू माइनस में रहेगा ना तो वो ये वास्तविक नहीं होगा। और बिल्कुल देखिए ऑप्शन में भी दे के रखा होगा कि द्विघात समीकरण हाँ वास्तविक नहीं है, तो 11 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बहुत स्टूडेंट इसको सिर्फ ये मारा है, तो जिसने ये मारा है बिल्कुल गलत है, इसका आंसर सी ही होगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ये नॉट इक्वल टू 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन भी दे के रखा है। अब बताते हैं क्वेश्चन, देखिए कहाँ का क्वेश्चन है, यहाँ का ही क्वेश्चन है, यहाँ का ही क्वेश्चन है। इसको आपको रामबाण की तरह ये रट लेना है, दिमाग में रख लेना है, तरीका को समझ लेना है, जैसे करना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन दागेगा ही दागेगा। अब चीज़ों को समझना, हर सेट जितना भी सेट आएगा मैं यहाँ से क्वेश्चन डालूंगा, और बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। इसको समझ लीजिए, आगे बढ़ के क्या फ़ायदा, इस यहाँ ही हम अगर पहले ही फंस रहे हैं तो समझना। d बराबर 0 अगर होगा ना तो मूल मेरा वास्तविक होगा, और बराबर दोनों मूल बराबर होगा, दोनों मूल भिन्न होगा, लेकिन 0 और प्लस रहेगा तो वास्तविक होगा, एक में बराबर एक में भिन्न। और d का वैल्यू नेगेटिव रह गया तो वास्तविक नहीं होगा, वो काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है, ध्यान देना है ना। तो इसमें बोला है और एक कंडीशन दिया है। अब एक चीज़ बताते हैं, कंडीशन जो भी दिया है इस तरह दिया, b² - 4ac। अरे बाबू ये मेरा क्या है, d ही है ना, मतलब जब, और ध्यान देना, और d जब मेरा बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0, तो मूल मेरा वास्तविक और बराबर कब होता है, जब d बराबर 0। मतलब कहीं इस तरह दिख रहा है आपको, जहाँ दिख रहा है ना वही आंसर होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से ध्यान देना, देखने का नजरिया चेंज करो। b² - 4ac मतलब क्या, d ही होता है। देखो मैथ में क्या होता है, हम लोग ABCD पढ़े, और यहाँ d के जगह पर b² - 4ac होता है कि नहीं होता है। अरे यार d बराबर इतना होता है तो इतना को हम d ही ना सोचेंगे। तो यहाँ d बराबर 0 जहाँ होता है वहीं ना मूल मेरा वास्तविक, जहाँ बराबर देख लिया ना, बराबर देख लेना और d बराबर मार देना 0, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो जहाँ बराबर सोचना d बराबर 0, सिंपल सा चीज, जहाँ बराबर वहाँ d बराबर 0, मतलब d बराबर 0 मतलब क्या, b² - 4ac, इतना बराबर 0 मतलब d बराबर 0। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। अब क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कौन सा होगा। किसी त्रिभुज के, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज में ध्यान देना, अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये कौन बोल रहा है कि ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मतलब ये 30 और ये 30, तो इसका भुजा भी क्या होगा, आपस में बांटता है, तो इसका आंसर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद ध्यान देना, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये लेक्चर, लास्ट तक देखिए। और जो मेरे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु P
4 और -5 की मूल बिंदु से दूरी ये दिया है 5 और -5। और इसमें क्या बोला है, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु बोलते हैं हम लोग ओरिजिन को, मान लो इसको Q है ना। तो इसका बीच का दूरी निकाल देना, और दूरी सूत्र से आपको पता है ना, दूरी सूत्र पता होगा x, इस तरफ फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, पहला वाला और इसका पहला वाला का घटा का स्क्वायर प्लस ये इसका और माइनस इसका स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, मतलब √41 दिख रहा है कहीं पे, इतना यूनिट्स हो जाएगा इसका डिस्टेंस, है ना। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान देना कि सेक 30 डिग्री है, तो इस बार सेक 30 मतलब 36 में से कुछ भी पूछेगा। आपको कोसेक 30 पूछ सकता है, कॉस 30 पूछ सकता है, टेन 30 पूछ सकता है। इसका मतलब टोटल जो डायग्राम है वो याद होना चाहिए, और इसको मैं एक लेक्चर में बताऊंगा, तो वहाँ 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको एक बार जो स्टूडेंट देखेगा ना, ये टोटल वैल्यू याद हो जाएगा, 36 का 36 सेकंड में सोचेगा। तो उस लेक्चर को देखना है सभी को। अभी क्या होता है ध्यान देना, सेक के लिए नहीं जानेंगे, सेक का उल्टा होता है कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो इसको पलटा दीजिए तो 2/√3 कहीं दिख रहा है, काफ़ी आसान होगा ये चीज़ें। अभी इसका आंसर 2/√3 होगा। उस लेक्चर को देख लेना, 10 मिनट में आपको 36 फार्मूला, और थोड़ा सा भी आपको ऐसा नहीं कि कभी भूल जाएंगे, भूलेगा तो बिल्कुल नहीं है, काफ़ी यूनिक तरीका से बताए हुए हैं उसको, है ना। तो अब 15 तक हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब फिर दिया हुआ है कोसेक 90 डिग्री -θ। तो ध्यान देना, फिर यहाँ से 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला है, और इस 6 फार्मूला को करोगे तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो 6 फार्मूला, अभी तो कोसेक 90 -θ दिया है, हो सके आपको कॉस दे दे, साइन दे दे, टेन दे दे, है ना। तो ये चीज़ों को सीख के रखना है, और आपका 90 प्लस कभी नहीं पूछेगा, 90 माइनस ही पूछेगा, 90 प्लस भी होता है ना। तो वो क्वाड्रेंट पढ़ेंगे हम लोग 11 में, है ना, अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आपका सिलेबस में है। 90 -θ ना, तो ध्यान देना, ये 90 -θ रहेगा ना, कुछ नहीं करना है, ये कोसेक है ना, तो कर देना है सेक, सेक कर देना, ये थीटा को यहाँ तो लिख देते हैं ना, सेक कोसेक सेक, अगर यहाँ सेक रहता, कहने का मतलब ध्यान देना, कॉस हो जाता है, कॉस हो जाता है साइन, और साइन हो जाता है कॉस, टेन हो जाता है कॉट, कॉट और कॉट हो जाता है टेन, और टेन हो जाता है कॉट। इसके बाद कोसेक हो जाता है, कोसेक हो जाता है सेक, और सेक हो जाता है कोसेक। इसीलिए यहाँ ना कोसेक 90 -θ था तो सेक थीटा कर दिए। अगर टेन 90 -θ रहता ना तो कोट थीटा करते, अगर कोट 90 -θ रहता तो यहाँ टेन थीटा करते, यहाँ साइन 90 -θ होता तो यहाँ हम लोग कॉस 90 -θ करते, सॉरी कॉस 90 करते, है ना, सॉरी कॉस, अगर कॉस 90 -θ होता तो साइन थीटा करते, साइन 90 -θ होता तो कॉस थीटा करते। बिल्कुल इस रूप में आंसर देगा। तो सिर्फ आपको रिवर्स याद रखना है, साइन का जोड़ा, साइन का जुड़वा, कॉस, कॉस का जुड़वा साइन, अरे यार साइन और कॉस दोनों भाई है, तो ये इसका जुड़वा है तो ये उसका जुड़वा है। टेन का जुड़वा कॉट, कॉट का जुड़वा टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कोसेक। सिंपल सा लॉजिक है, ये होना चाहिए सबसे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है यदि, हाँ अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:7 है। ओहो हो, आयतन का अनुपात दिया है, कितना दिया है 1:27। घन है ना, ध्यान देना बाबू, घन है ना, तो इसका भुजा कोरों की संख्या मतलब डायमेंशन, भुजाओं का अनुपात बोला है। कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट लगा देना,
1:3। क्यूब रूट जानता है ना, घनमूल जिसको बोलते हैं, दोनों संख्या का घनमूल निकाल देना, निकल जाएगा, है ना। काफ़ी आसान है। घनाभ का जब भी आयतन दिया रहे ना अनुपात में और उससे साइड ही निकलेगा, तो साइड का अनुपात क्या होगा, क्या करना है आपको, क्यूब रूट घनमूल निकाल देना। 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, तो 1 अनुपात और अनुपात की जगह अनुपात 1:3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान देना है। कभी कभी ना ये क्वेश्चन पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा इस तरह 16:25, तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ क्या करना, वर्गमूल निकाल देना। ये 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना। तो जब वर्ग रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल में स्क्वायर करना, और घन रहे तो घन का आयतन को क्यूब कर देना। ये ट्रिक है, ये चीज़ें को जानना चाहिए, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक चीज़ फिर से, जब भी घन का आयतन दिया रहेगा अनुपात में, तो इसका भुजा कैसे निकालना, क्यूब कर देना, क्यूब रूट कर देना, घनमूल कर देना। आपको देख के भी लगेगा घनमूल जैसा। 27 है ना किसी का घनमूल, 3 का है ना, 64 दिखेगा, 125 दिखेगा, इस तरह का चीज़ें आपको दिखेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी कर जाए। ध्यान देना, मतलब मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आपको क्लास 9 से दे रहा है। इसका मतलब आप ध्यान देना, मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और क्लास 9 उस पर क्लिक करेगा ना, तो वहाँ हमने बता के रखा है घन, घनाभ, बेलन, है ना, शंकु, गोला और अर्धगोला, है ना। 10-10 मिनट का लेक्चर है। इसको ना टाइम मिले, बहुत दिन अभी आपका एग्जाम में है, करीबन अभी भी आपका एग्जाम में 65-67 डेज है। एक दिन, किसी दिन संडे दिन क्या करना, दिमाग लगा के घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला का थ्योरी देख लेना, क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव तो आ ही रहा है, तो इसको नोट कर लेना। नहीं तो 2 ये इसी 2 आपको ऐसे भी क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा कि 9 का चीज़ें हैं, फंसोगे, 100% फंसोगे। एक बार देख लेना, बिल्कुल नहीं फंसोगे, गारंटी। एक बार देख लेना बाबू, उसके बाद हम बताना कि सर आपने क्या करके रखा है। कुछ भी बोल देते हैं आप लेक्चर में, एक बार देखना, उसके बाद बताना कि चीज़ें आपको आसान लगेगा या फिर टफ लगेगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से डालेगा ही डालेगा, तो समझ जाना 9 का 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डालेगा ही मेंसुरेशन चैप्टर से। देखिए ये सब क्वेश्चन, अगर वो सब चैप्टर देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आराम से बनाओगे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। बहुत अच्छा, शंकु है ना, ये ना होता है शंकु, ये होता है त्रिज्या और ये होता है ऊंचाई। बोल रहा है पहले त्रिज्या को क्या कर दिया, 2 गुना, और हाइट को क्या कर दिया, इसको भी 2 गुना। और क्या पूछा है, पूछ लिया है आपसे आयतन, पूछ लिया कितना गुना हो जाएगा। ध्यान देना, इससे आयतन जब पहले कितना, आर और एस से आयतन कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना आयतन होता है। अब जब ये हो गया, तब आयतन क्या हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर और 2h, यही ना 2r हो गया। तो 1/3 पाई 4r स्क्वायर और 2h। तो ध्यान देना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुना 4 दूनी 8, मतलब यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एक्स्ट्रा क्या दिखा, 8 ना दिखा, पहले जितना था उतना अभी भी है इसके पास, लेकिन ये मल्टीपल में जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। ऑप्शन में भी दिख रहा है, देखिए 8 गुना ना। काफ़ी आसान है चीज़ें, आप एक बार मेंसुरेशन से देखो। ये 17 और 18 क्लास 9 का क्वेश्चन है ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में क्लास 9 का मेंसुरेशन, घन, घना, बेलन देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, यही का क्वेश्चन है ना। तो एक देख लेना एक बार। इसके बाद ध्यान देना, क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह। बहुत अच्छा है, 15 से 25 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है,
दोनों को जोड़ लेना और 2 से भाग कर देना। तो जोड़ेंगे तो 40/2 20 है ना। कभी वर्ग सीमा, निम्न सीमा ये सब नहीं पूछेगा, वर्ग चिन्ह ही पूछेगा, क्योंकि माध्य में इसका जरूरत पड़ता है, इसीलिए ये माध्य का चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? भैया प्रायिकता के बारे में जानिए कि प्रायिकता जो होता है वो तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या फिर 1 के बराबर, या फिर 1 से छोटा होता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या 1 के बराबर या 1 से छोटा। कहने का मतलब प्रायिकता जो होता है ना, ये मान लो 0 है और ये 1 है, तो 1 होगा और 0 होगा, 1 भी होगा, और इसके बीच में जितना भी संख्या है, तो इसके बीच में क्या संख्या है आप ही बताओ? 0 पॉइंट कुछ होगा, 0 पॉइंट ही कुछ इसके सामने होगा। मतलब इस तरह का संख्या हो सकता है, बाकी संख्या नहीं हो सकता है। और आप ध्यान देना 3/20 है, और 3/20 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 0.6 हो जाएगा, और 0.6 हो जाएगा इसके बीच में है ना, 0.6 0 और 1 के बीच में है, तो ये प्रायिकता हो सकता है। 2/3 देखिए, 2/3 इसको करेंगे 0.666 इस तरह करके आएगा, तो 0 पॉइंट वाला तो बिल्कुल प्रायिकता होता है। एक है 14 1.4/2, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो हो जाएगा 0.7। देखो 0.7 भी इसके बीच में आता है। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन 1/0.2, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0 और 2 से काटेंगे तो 5, तो आंसर कितना आया? 5। अब बताओ प्रायिकता हम क्या बोले? प्रायिकता का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है? 1, और कम से कम 0, और इसके बीच में 5 कहाँ? 1 से बड़ा, ये तो प्रायिकता हो नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके बाद 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आपको दिखेगा फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें 2 ही ऑप्शन है, ये तो और आसान है। कोई अगर नहीं भी आएगा ना आपको तो कोई भी 50-50 किसी भगवान का नाम ले लेना और उसको ऐसे करके लगा देना, है ना। और कोई क्या करना, नहीं आता है तो, लेकिन अभी टाइम है, बिल्कुल आएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसे भी आज का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, टोटल सीरीज से 5 नंबरिया क्वेश्चन जितना है 5 नंबर का टोटल सीरीज में बताया हुआ है ना। ऐसे भी हमने बताया, जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, सीरीज 1 से लेके 8 तक मैंने 5 अंक का सारा क्वेश्चन बताया, और सारा क्वेश्चन यहीं से था। 2 इसके बाद 4 अंक का 9 से लेके 15 तक 4 अंक का ना, इसमें सीरीज 9 से 15 तक देखोगे जिसमें 4 अंक का है सारा क्वेश्चन है, देखिए। इसके बाद अभी सीरीज चल रहा है 16 से लेके 26 तक होगा 2 अंक का, है ना। इसके बाद 27, 28, 29, 30 लास्ट में कराएंगे, है ना। आगे 26 तक करेंगे। इसके बाद ये सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव घुसाएंगे। अभी कुछ बच्चा का कहना, स्टूडेंट का था कि सर ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ इसका ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, कहीं कहीं डाउट है। तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को दिखता होगा, यहाँ से ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप सीरीज को कंटिन्यू करिए, अभी से भी करिए, टोटल नंबर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा भी भरोसा करके आप इसको यहाँ से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, 21 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ऑप्शन है 2 और 1। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो। कहने का मतलब जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से हो। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 इस तरह करके चलता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 1 की 2। तो 1 तो मेरा अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ऐसे ही काट देंगे हम।
तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए, नंबर सिस्टम में ये चीज़ें मैंने बता के रखा है। इसका बाद ये भी क्लास 9 का चीज़ें है। फिर देखिए दिया है √7 डैश संख्या है, √7 डैश परिमेय की अपरिमेय। देखो क्लास 9 का चीज़ है। क्लास 9 में आपने रियल नंबर पढ़ा है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को डिवाइड करे थे हम लोग, एक रेशनल और इरेशनल में। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, रूट वाला जितना भी संख्या दिखेगा ना, जहां रूट दिखा वहां अपरिमेय मार देना। अब तो अब बच्चा बोलेगा सर ये वाला बताइए, तो अब ऐसे बोल दिए ये वाला बताइए। अरे बाबू ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो परिमेय है, और परिमेय नहीं होगा। जैसे √16, √25, √81, √100, रूट कुछ भी 121, √144, ये सब मेरा देखिए रूट के अंदर है, लेकिन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कौन, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। 7 हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर कंडीशन, अगर रूट के अंदर माइनस, जैसे -4, तो रूट के अंदर माइनस जहां दिख लिया ना, तो अपरिमेय नहीं हो सकता है। रूट के अंदर अगर माइनस देख लिया तो वो होता है काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या, है ना। तो थोड़ा चीजें, 2 चीज याद रखना, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए और अंदर में माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी जिस पर रूट लगा देना मतलब अपरिमेय। क्लियर। 23 नंबर, हाँ क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है, आगे इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे। 2 इक्वेशन का कोफिशिएंट इस तरह डिवाइड करके दिया हुआ है, और यहां से 3 कंडीशन निकलता है। पहला कंडीशन है अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद दूसरा नंबर है अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, है ना, केवल एक हल। और तीसरा नंबर है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये आपका एग्जाम में देगा, तो ध्यान देना बाबू। अगर देखो दोनों जगह बराबर है तो इसका भी हल होगा, इसका भी हल होगा, मतलब अनेक हल होगा। मतलब तीनों बराबर, तीनों 1 2 3 तीनों अगर बराबर है ना, तीनों बराबर, जब तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। देखो अद्वितीय हल का हिंदी मीनिंग याद रखना, फिर हम देखो तरीका कैसे सिखाते हैं, तो ताकि आप एग्जाम तक तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, केवल एक हल, मतलब पहला वाला के जगह पर काट देना, काट दिए, है ना, मतलब पहला के जगह पर काटा हुआ अगर इस तरह दिखे तो होता है अद्वितीय। मतलब एक तो पहला जगह पर काट देना। इसके बाद कोई हल नहीं है, एक तो तीनों बराबर, एक पहला वाला काटे, इसमें क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाला में काटेंगे। इस तरह याद रखना, सिंपल सा लॉजिक है। अगर कहीं नहीं काटा हुआ है, हर जगह बराबर है तो अनेक हल होगा, लेकिन पहला वाला काटा हुआ है तो अद्वितीय, मतलब केवल एक मतलब फर्स्ट ना, फर्स्टे वाला काटना, और कोई हल नहीं, लास्ट वाला काटना, बिल्कुल। और ये आपका देखिए इसमें दिया हुआ है, कौन वाला आंसर हो जाएगा आप ही लोग बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। हाँ तो इसमें हो जाएगा अनेक हल की अद्वितीय हल, कहीं नहीं काटा है तो अनेक हल होगा, बिल्कुल, है ना। तो ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन क्या, अद्वितीय हल नहीं अनेक हल होगा, ठीक है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x² + bx + c के मूल बराबर हैं। देखो फिर दिया है द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, तो मूल कब बराबर होता है, जब d बराबर 0 होता है। d बराबर आपने पढ़ा है b²- जब d बराबर 0 तो मूल बराबर, है ना। तो और b को हम लोग b² - 4ac बराबर 0, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ये आंसर। देखो 3 क्वेश्चन वहां से अभी तक पढ़ चुके हैं, तो ये हम पहले भी बोले थे ये आपका रामबाण होने वाला है, बढ़िया से तरीका से सीखिए। अब क्वेश्चन है ये x² + bx + c,
ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात बहुपद है। तो सीरीज जिन्होंने सीरीज 17 देखा है ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए, तो मैंने वहां बता के रखा है समीकरण किसको बोलते हैं कि इक्वेशन के उधर जीरो रहे, तो ये समीकरण हो गया इसमें, और जिसमें जीरो नहीं रहे ना ये बहुपद होता है, याद रखना। जीरो बराबर जीरो नहीं तो बहुपद, और बराबर जीरो तो समीकरण, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हो, ध्यान देना, स्पर्श रेखा, याद रखना स्पर्श जो रेखा है, स्पर्श रेखा वृत्त को एक जगह पर कट करता है, और छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को 2 जगह पर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, छेदक मतलब 2, वृत्त को 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदु पर, और 2 बिंदु पर जब करता है वो छेदक, मान लो ये काट दिए, एगो बिंदु यहाँ एगो बिंदु यहाँ, तो ये हो गया छेदक रेखा। लेकिन ये स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर कटता है ना, तो स्पर्श रेखा जो एक बिंदु पर कटे तो इसको स्पर्श रेखा, और जब 2 बिंदु पर कटे तो इसको छेदक रेखा। ये सब चीज़ों को थोड़ा बहुत करके जानिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, सही बात, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, याद रखना ये तीनों हो सकता है ना। तो डी निकाले ना, ये 2 - ये 1 करके इसमें पता चल जाता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, सभी वर्ग डैश होते हैं, बिल्कुल समरूप होते हैं, समरूप सभी, देखिए सभी अगर लगा रहे, फिर देखिए सभी लगा रहे, और सभी वृत्त पूछे, आयत पूछे, मतलब जितना भी 2D और 3D शेप है, 2D शेप के अंतर्गत वृत्त, आयत, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, और 3D शेप के अंतर्गत आ गया स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, है ना। तो ये सब क्या होता है, सब समरूप होता है, कोई भी फिगर, लेकिन सभी होना चाहिए। सभी दे के कुछ भी इधर बोले तो अब समान जाना समरूप है, एकदम रटा हुआ स्टेप होना चाहिए ये सब चीज़ें। और 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको साफ कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद मॉडल सेट, जो अभी पार्ट 1 हम लोग पढ़े ना ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 में मैं क्या करूंगा, मैं मॉडल सेट का सॉल्यूशन करा दूंगा। मॉडल सेट, उसमें ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट को भी हम लोग देखेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन है आपका जी बिल्कुल 29 में, देखो जी फार्मूला है, याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला है, याद रखना, है ना, ये फार्मूला है। अब देखो डायरेक्ट दे दिया है तो 1 ही ना होगा, कहीं दिख रहा है 1, जी बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सीरीज पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव में मॉडल सेट को कराऊंगा, है ना। तो वेट करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए आपको, है ना, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे ना नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे मोबाइल छेड़ोगे ना तो आपको मोबाइल पर ऊपर में ही नोटिफिकेशन दिखा रहता है, रेड जैसा सिंबल रहता है, इसको टच करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ लेक्चर आ गया है। और आपके जैसे आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा कि आपको इन्फॉर्म कर रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, जिसका प्रोबेबिलिटी निश्चित होता है ना, निश्चित का प्रोबेबिलिटी और अनिश्चित का प्रोबेबिलिटी, निश्चित का 1 होता है और अनिश्चित का 0 होता है, याद रखना, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव के साथ। और जो स्टूडेंट अभी सीरीज को देख रहे हैं, 17 सीरीज हो गया है, कल 18 सीरीज भी अपलोड हो जाएगा,
बिल्कुल कंटिन्यू रहिए आप लोग, बिल्कुल काफ़ी आप लोग को यूजफुल होगा ये वीडियो। तो थैंक यू।